नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी की, गगनचुंबी झोपड़पट्टी की। झोपड़पट्टियाँ सारे डेवलपिंग वर्ल्ड में सब जगह पाई जाती हैं और कुछ डेवलप्ड नेशन में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे झोपड़पट्टी कहा जा सकता है। तो इन दोनों ही जगह डेवलपिंग कंट्री में या कि मान लीजिए कि भारत में जो झोपड़पट्टी है उसके कुछ कारण हैं। और ये जो गगनचुंबी जो झोपड़पट्टी है ये वेनेजुएला में कराकस में है, जो वहाँ की राजधानी है। कराकस जो है वहाँ पे सबसे अधिक सौंदर्यकरण के जो ऑपरेशन है वो वहाँ की महिलाएं कराती हैं। तो एक तरफ देखिए कि बहुत अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत ही गरीब लोग हैं। और मुख्य बात यह है कि यहाँ की जो वेनेजुएला है वो सावेज के समय से, ह्यूगो सावेज के समय से एक्सट्रीम लेफ़्ट की ओर बढ़ा। वैसे उस रीजन में यानी बहुत सारे लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन सारा सिस्टम वैसा नहीं था। तो सबसे अधिक तो रेडिकल थे श्रीमान ह्यूगो सावेज। और उनके आने से और उस जो समस्याएं जो थी जिनको सॉल्व करने के लिए वो आए थे, वो बड़ी गंभीर समस्याएं थी। क्योंकि जो पूरी की पूरी इकोनॉमी थी जो कि तेल के निर्यात पे और उससे आने वाली धन पे आधारित थी, उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया गया। तो ये तो मुख्य कारण था। लेकिन जो भी पैसा आ रहा था उसको उन्होंने दूसरे क्षेत्र में लगाने की बजाय बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जो कि गरीबों को मदद करते थे। वो सामने सामने तो मदद करते थे, लेकिन लंबे समय में ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस उन्होंने पूरे देश की इकोनॉमिक जो वित्तीय स्थिति है उसको बर्बाद कर दिया। और एक सिंबल, एक एक प्रतीक बन गया। यानी कि जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को चुनौती देने के लिए उसके बराबर, यानी कि जो कराकस में 1990 में जो एक इमारत खड़ी की जा रही थी, टावर ऑफ डेविड, वो खड़ी होनी शुरू हुई। लेकिन उसी समय देश जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया और जो उसके डेवलपर थे उनकी भी मृत्यु 1993 में हो गई। तो उसके बाद में ये एक ऊंची गगनचुंबी इमारत खड़ी रही। ये प्रोजेक्ट जहाँ का था वहीं का वहीं रह गया। ये बैंक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, 45 मंजिल ऊंचा है। इसके ऊपर एक हेलीपैड है और इतनी बड़ी 45 मंजिल की जो इमारत होती है उसमें कितने तो फ्लैट होते हैं, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन वो खड़ा रहा, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और फिर 2007 में जो शावेज साहब थे, उनके फॉलोअर, उनके साथ काम करने वाले, उनका वरद हस्त जिनको प्राप्त था, तो वो उन्होंने इस टावर ऑफ डेविड पे कब्जा कर लिया और लोगों को किराए पर वहाँ पे जगह देनी शुरू कर दी। तो उनको कोई इसके मालिक नहीं थे, उनको कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर लिया एक तरह से। और अतिक्रमण करके उनको कैसे फ़ायदा होता? तो फ़ायदा तो तब होता कि तब उनको पैसे मिलते। और पैसे कब मिलेंगे? क्योंकि रहने की वहाँ पे बड़ी समस्या थी, हाउसिंग प्रॉब्लम थी। तो लोगों को शहर के बीच में घर उन्होंने इस टावर ऑफ डेविड में देना शुरू कर दिया। उसके लिए वो पैसे वसूल करने लग गए। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ के राज्याध्यक्ष कॉमरेड ह्यूगो सावेज का उन्हें वरद हस्त प्राप्त था। और ह्यूगो सावेज साहब भारत में भी आए थे। तो बंगाल में और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। दिल्ली में तो पुराने मित्र, जेएनयू के मित्र बताते हैं कि ऐसी अफरा तफरी थी कि लोग समझ रहे थे कि ये विलक्षण क्षण है, ना भूतो ना भविष्य, ये दोबारा कभी आएगा नहीं। एक क्रांति का प्रतीक हमारे सामने खड़ा है।
जो कि दुनिया बदल देगा, जो अपने देश को बदल देगा। तो जिस तरह की नारेबाजी वहाँ पे चलती है, लेकिन वास्तविकता ये हुई कि एक इतनी बड़ी इमारत जो जिसमें करोड़ों डॉलर खर्च हुए होंगे, वो खड़ी रही, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए वो बनाई गई थी, बैंकों के लिए बनाई गई थी, ऑफिस के लिए बनाई गई थी, उसके अंदर बहुत ही अधिक जो है वो सारा का सारा जो बाज़ार था वो नीचे चला गया। कोई कंपनियां ही नहीं थी, उनके पास काम ही नहीं था, उनके पास पैसे नहीं आ रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी को कौन तो डेवलप करता, और सरकार ने तो, क्योंकि वो प्राइवेट प्रोजेक्ट था, तो सरकार ने तो हाथ खींच लिए। लेकिन हाँ, कॉमरेड ह्यूगो सावेज के जो कोई फॉलोअर थे, उन्होंने वहाँ जाके कब्जा कर लिया और उससे धन कमाना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह का अतिक्रमण हुआ। और अतिक्रमण कौन कर रहे थे कि जो कि वहाँ के राज्याध्यक्ष थे, उनके फॉलोअर कर रहे थे। यानी कि समझ लीजिए कि उनके चिंटू किस्म के आदमी कर रहे थे। तो एक पूरी की पूरी अव्यवस्था जो है उसको, जिस तरह से वामपंथी जो सिस्टम है, तंत्र है, वो गरीबों के भला करने के नाम पे एक अव्यवस्था को, अराजकता को जन्म देता है। और ये ही अराजकता ये हुई कि यहाँ के 28 मंजिल तक इसके अंदर कोई लिफ्ट नहीं चल रही थी, इसके अंदर बिजली नहीं थी, सब चोरी छुपे चलाया गया। लिफ्ट तो कभी लगी नहीं, लेकिन चोरी से वहाँ बिजली भी आ रही थी। बिजली के वो जो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उस बिल्डिंग पे, इसी लंबी गगनचुंबी झोपड़पट्टी पे वो लोगों को किराया दे रहे थे, और वो किसी तरह से वहाँ पे बिजली भी दे रहे थे जिसके लिए वो पैसे लेते थे। और 28 मंजिल तक लोग पैदल चल के जाते थे। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी इमारत से, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से कोई काम वहाँ पे हुआ नहीं था, ऊपर से बच्चे गिर के मर गए, बहुत सारे अपराधियों के यहाँ पे अड्डे बन गए, और हर तरह की जो अनलॉफुल एक्टिविटी है वो इस गगनचुंबी झोपड़पट्टी में होने लगी, जैसे कि दूसरी झोपड़पट्टियों में होती है। इस तरह की बदमाशी ऐसा नहीं है कि सिर्फ झोपड़पट्टियों में ही होती है, बड़ी बड़ी जो है वो अमीरों की इमारतें वहाँ भी होती है। लेकिन ये एक परिप्रेक्ष्य है जिसको हम देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो दुनिया का गरीबों का जो बदलाव करने के लिए जिनकी पूजा की जाती है, भारत में अभी तक भी की जाती है। भारत में इन महाशय की, और ये हो गए फिदेल कास्त्रो हो गए, और 600 से अधिक लोगों को अपनी पिस्टल से मारने वाले चे गुएरा हो गए, उनको आज भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। क्योंकि उनको वो जो भी उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उससे बहुत से लोग अपने आप को बंधावा पाते हैं, उसके भार के नीचे दब रहे हैं। तो उनकी वो पूजा करते हैं, और वो सोचते हैं कि इसी तरह के क्रांतिकारी भारत में उत्पन्न होंगे और वो गरीबों का कल्याण कर देंगे, और सभी कुछ समस्याएं देश की सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो एक परिप्रेक्ष्य है, इसके अंदर हम वेनेजुएला, ह्यूगो सावेज और टावर ऑफ डेविड की बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारे नारेबाजी से, इस पूरी की पूरी वामपंथी नारेबाजी से, ये गरीबों का, जैसे जो ज़्यादा गरीबों की बात करते हैं, सबसे अधिक नुकसान गरीबों का उन्होंने ही किया है। ह्यूगो सावेज खूब गरीबों की बात करते थे जब उनके पास पेट्रो डॉलर आ रहे थे। और वेनेजुएला पश्चिमी गोलार्ध में सबसे अधिक ऑयल रिच, उसके पास में जो तेल के भंडार हैं वो सऊदी अरेबिया के बराबर या शायद उससे अधिक हैं। तो इतनी अधिक जो तेल की क्षमता है उनके पास में भंडार है, लेकिन देश इतना गरीब क्यों है? वहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्यों एक 45 मंजिल की इमारत, उसके डेवलपर, उसके निर्माणकर्ता की मृत्यु के बाद वैसे के वैसे खड़ी रही? क्यों उसको किसी और ने आकर के आगे नहीं बढ़ाया? उसको काम में क्यों नहीं लिया गया? तो मुख्य तौर पे तो ये बात हुई कि वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी की तरह से चकनाचूर हो गई थी, वामपंथी नीतियों के कारण, ह्यूगो सावेज के कारण, और दूसरे आइसोलेशन के कारण भी। अब अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, तो वो उसको ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन कोई आदमी अगर सुबह उठते हुए किसी दूसरे देश के राजाध्यक्ष को सिर्फ गाली देने से अपना दिन शुरू करता है, जैसे भारत में भी ऐसे कोई आज
नेता है जो सुबह उठ करके किसी न किसी को गाली दे के अपना दिन आरंभ करते हैं। ऐसे नेता भी हैं, ऐसे पत्रकार भी हैं, ऐसे समाज सेवक भी हैं, ऐसे लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो कहने की कुल मिला के जो परिप्रेक्ष्य ये है कि गरीबों के नाम किए देने के लिए, मतलब वेनेजुएला एक तरह से एक प्रतीक है कि जिसके पास इतनी ऑयल वेल्थ है, सऊदी अरेबिया के बराबर ऑयल वेल्थ है, और वहाँ के लोग और वहाँ के गरीब इस इस मुश्किल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हुआ क्यों है? ये गलत नीतियों के कारण हुआ है। ये सिर्फ तेल की संपदा पर आधारित होने को कारण हुआ है, और आइसोलेशन के कारण वो उसका अधिक लाभ नहीं ले पाए, उस क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए, हर चीज़ को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, तो वहाँ पे काम करने का इंसेंटिव ख़त्म हो गया। किसी सरकारी तंत्र में जहाँ पे लोगों को बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, 2 4 5 साल के अंदर उनका जो है तनख्वाह बढ़ भी जाती है, जो उनकी कमाई है वो उनके कार्य के साथ में उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो कोई काम क्यों करेगा? और दूसरी बात यह कि आप नियम कायदे ऐसे बना दो कि बाज़ार को आप नष्ट कर दो। तो ये जो वामपंथी लोग हैं, सबसे अधिक तो इनको बाज़ार से ही बीमारी है। ये 24 घंटे बाज़ार को ही गालियाँ देते हैं। और भारत में ह्यूगो चावेज का क्योंकि बड़ा अभूतपूर्व स्वागत हुआ, और आज वहाँ की क्या स्थिति है कि कहते हैं कि 20% वहाँ के लोग, वेनेजुएला के लोग, वो वहाँ से निकल गए हैं, पड़ोसी देशों में चले गए हैं। तो एक देश की समस्या उसी देश के अंदर ही नहीं रहती है, वो आसपास में भी पसर जाती है। तो ये एक गगनचुंबी झोपड़पट्टी है, जो कि जो है एक प्रतीक है। जो चावेज जो भी कुछ कर रहे थे, जो उनके वामपंथी विचार थे, ध्रुव वामपंथी विचार थे, दुनिया से लड़ाई करने के, और मुख्य रूप से अमेरिका से लड़ाई करने के, अमेरिका कई तरह की गलतियां करता है, लेकिन वो एक शक्ति है, तो उससे गाली दे करके या कि उससे लड़ाई झगड़ा करके तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। लेकिन वामपंथियों का तो मुख्य काम ये है कि वो सुबह उठते ही कुछ लोगों को गाली देते हैं, तो चावेज साहब भी यही क्या करते थे। तो कुल मिला के ऐसा करके उनकी नीतियों के कारण जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट थे, यानी कि एक 35 मंजिली इमारत, और भी वहाँ पे बहुत भव्य इमारतें हैं, लोगों का रहन सहन बहुत ही उच्च किस्म का है, और वहाँ जो आर्टिफिशियल जो शरीर में परिवर्तन किए जाते हैं, जो ऑपरेशन किए जाते हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, वो सबसे अधिक तो काराकस में होते हैं। यानी कि ये देश जो इस तरह की परिस्थितियों में था, आज वो क्यों चला गया है? अब 2014 में ये हुआ कि इस इमारत की बात सारी दुनिया में फैल गई, पहले लोगों को मालूम नहीं था। ये हुई कि अमेरिकन टीवी सीरियल होमलैंड जो है, उसके कुछ एपिसोड के अंदर इस बिल्डिंग बताया गया कि वहाँ का जो चरित्र है उस धारावाहिक का, वो वहाँ कैद है, और इस बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ पे नशेड़ियों का और ड्रग ट्रैफिकर का कंट्रोल है, जो कि था भी। तो दुनिया के सामने फिर आया कि ये एक इतनी बड़ी इमारत खड़ी है जहाँ पे गुंडे बदमाशों का, क्रिमिनल्स का कंट्रोल है। ठीक है, वो लोगों को वहाँ पे किराए पे रहने दे रहे हैं, लेकिन वो उसके मालिक नहीं है, और जो वहाँ रह रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बड़ी बड़ी जो ऊंची मंजिलों से गलती के कारण, पैर फिसलने के कारण या और किसी दुर्घटना के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लोगों को इतनी इतनी 25-25 28 मंजिल तक देखिए कि लोग रहते थे, 28 मंजिल तक। तो अगर एक मंजिल 10 फीट की है तो आप देख लीजिए, इतनी ऊंची वो चढ़ाई चढ़ करके, सीढ़ियाँ चढ़ के, रैंप पे चढ़ के वहाँ पहुँचते थे। तो बुजुर्गों की क्या हालत होगी, बच्चों की क्या हालत होगी, महिलाओं की क्या हालत होगी, गर्भवती महिलाओं की क्या हालत होगी। तो ये परिस्थितियाँ थी कराकास में, वहाँ की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो टावर ऑफ डेविड खड़ी है, इसके ऊपर। तो इस बिल्डिंग में जो भी कुछ हुआ, उसके में जो रिहाइश करने वाले थे उनके साथ क्या हुआ, और क्यों बदमाशों, गुंडों बदमाशों, ड्रग ट्रैफिकर ने इस बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया, क्योंकि उनको राजसत्ता का प्राशय प्राप्त था। तो वो भी ह्यूगो चावेज के कोई
अनुयायी थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था, और उनके अनुयायी होने से इस तरह के देशों में एक विशेष ताकत मिलती है। तो हमने बात की दुनिया की एक गगनचुंबी झोपड़पट्टी की, जो शाविज्म को, जो शावेज जो भी कुछ कर रहे थे, जिसके बारे में भारत के वामपंथी बड़े ही उत्साहित थे, उनको एक प्रतीक क्रांति का मान के चल रहे थे, आज भी मानते हैं, तो उसको शाविज्मों कहा गया। तो ये देखिए, इस तरह की बात घड़ने में, विशेषण घड़ने में, मुहावरे घड़ने में तो दुनिया भर के वामपंथी हैं, उन्हें विशेष महारत हासिल है। लेकिन ये गगनचुंबी झोपड़पट्टी सारी समस्याओं का एक प्रतीक है, जो शावेज के साथ थी, उनकी विचारधारा के साथ थी, उनके काम करने के तौर तरीक़ों के साथ थी, उनके जो ब्लैटेंट या अंधे धुंध तरीके से किए हुए नेशनलाइजेशन के कारण थी। तो आज परिस्थिति ये है कि आप देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप क्राइसिस इन वेनेजुएला आप चेक करके देखिए कि कितने लोग हैं, वो गरीब नहीं दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि कंट्री में बहुत सारे लोग गरीब थे, लेकिन जो मध्य वर्ग था वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जैसे भारत में गरीबों का कोई सड़कों पे चले जा रहे हैं, उसका चित्र कुछ और तरीका होगा। ये सब डिजाइनर क्लोथ पहने हुए, कपड़े पहने हुए, और वहाँ पे ये हालत है कि जबकि तेल वहाँ पे जो इतना इफरात में है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक तेल वेनेजुएला के पास है, लेकिन गाड़ी में तेल भरवाने के लिए वहाँ शायद अभी भी या कुछ दिन पहले तक, दिनों तक, हफ्तों तक पेट्रोल पंप पे लोग खड़े कर रहते थे। यानी कि आप समझ लीजिए कि लोग इमरजेंसी में कहीं जा नहीं सकते। तो ये सारी समस्याएं, एक ये जो टावर ऑफ डेविड है, ये प्रतीक है, एक गगनचुंबी झोपड़पट्टी। भारत में भी बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ हैं, और उन झोपड़पट्टियों को खाली करवाने के कोई वकील लोग बताते हैं कि कोई नियम कायदे नहीं बनाए गए हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। लेकिन भारत की बात अलग है, क्योंकि झोपड़पट्टी की बात हुई और अभी झोपड़पट्टियों को बचाया जा रहा है। जो वहाँ पे जो धरना दे करके बैठ गए हैं, वहाँ जो गलत गैर कानूनी कब्जे करके बैठ गए हैं, तो ऐसे ही तो टावर ऑफ डेविड में बैठ गए थे। तो टावर ऑफ डेविड में जिसको मैं बिठाया था वो भी वामपंथी थे, और भारत में भी जिनको बिठाया जा रहा है लोगों को ला ला करके दुनिया भर से और बाहर से भी, वो भी या वामपंथी हैं या उनके साथी हैं। तो कुल मिलाकर के हमने बात की वेनेजुएला की राजधानी कराकस की, एक गगनचुंबी झोपड़पट्टी जो अब साफ़ हो गई है, वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है। इसमें मुख्य भूमिका लोगों को इससे जानकारी मिली, वो अमेरिकन सीरियल होमलैंड से मिली। तो सारे दो लोगों को पता लगा, नेताओं को पता लगा, लेखकों को पता लगा, इसके बारे में चर्चा शुरू हुई। तो अंत में फिर भूकंप में कुछ उसके 5 या 6 मंजिलें टेढ़ी हो गई। तो अब कहते हैं कि इसको गिरा दिया जाएगा, लेकिन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये गगनचुंबी झोपड़पट्टी, टावर ऑफ डेविड, ये एक प्रतीक है शाविज्मों का। लेट कॉमरेड ह्यूगो, स्वर्गीय कॉमरेड ह्यूगो शॉवेज की नीतियों का, उनके काम करने के तौर तरीक़ों का, और उनके उत्तराधिकारी कॉमरेड मदुरो के कार्य करने के तौर तरीक़ों पे भी। लेकिन पहले डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी रही है, चुनाव आज भी होते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड चुनाव होते हैं। उस चुनाव में बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं, ऐसा बताया जाता है। तो आपने ये कार्यक्रम छोटा सा देखा वेनेजुएला के बारे में, टावर ऑफ डेविड के बारे में, गगनचुंबी झोपड़पट्टी के बारे में। हमें आशा है कि इससे आपको जानकारी कुछ मिली होगी। ये बड़ा दुखद प्रकरण है, लेकिन जानकारी हमें सभी चीज़ों की होनी चाहिए। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए लिंक को, और बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए, कार्यक्रम को लाइक कीजिए, और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।